हेलो। मुझे सुन पा रहे हैं आप? कुछ आ ही नहीं रहा इसमें। कंटिन्यू। हेलो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आई, ठीक है। मैं वही डर रही हूं कि आवाज आ रही है कि नहीं, कोई बतला नहीं रहा है। ठीक आवाज आ रही है ना? नमस्कार। उषा रानी जी, मधु। मधु, बहुत बधाई और नमस्कार। मैं शुरू करती हूँ। एक बात पहले कह दूं कि मेरे घर के बाहर बहुत शोर हो रहा है, इसलिए अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो क्षमा कीजिएगा। आज मधु कांकरिया का 64वां जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और प्यार और आशीर्वाद भी, क्योंकि मुझसे तो बहुत छोटी हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं बात जो करूँगी वो व्यक्तिगत भी करूँगी और कुछ उनके लेखन पर भी करूँगी। मधु और मैं मित्र हैं। मैं जानबूझकर मित्र कह रही हूँ, मैं सहेली नहीं कह रही। मित्र और सहेली में फर्क होता है। सहेली से हम अंतरंग बातें करते हैं, परिवार की बातें करते हैं, आत्मीयता की बातें करते हैं, सब तरह की बातें करते हैं, साहित्य की भी बात कर लेते हैं। मगर हम मित्र से व्यवस्था, राजनीति, सामाजिक सरोकार, जीवन दर्शन, इन सब पर बातें करते हैं और उसके साथ अंतरंग बातें भी करते हैं। मतलब ये है कि मित्र तो सहेली हो सकती है, मगर हर सहेली मित्र नहीं होती। और मुझे नहीं ठीक से याद वो दिन कि कब मैं मधु की मित्र बन गई। मुझे जो पूरी तरह याद है, अच्छी तरह याद है, वो है उनका पहला उपन्यास पढ़ना, सेज पर संस्कृत। और वो पढ़कर मैं बहुत ही मुतासिर हुई थी। मुझे लगा था कि देखो, ये एक जैन परिवार से आती हैं और इतनी बेबाकी से, इतने साहस के साथ उन्होंने जो जैनियों की जी एक कुरीति है, बहुत ही कुत्सित कुरीति है, उसका पर्दाफाश इस तरह किया है कि जरा भी कहीं संकोच दिखलाई नहीं देता, कोई डर दिखलाई नहीं देता कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे या जैन समाज क्या कहेगा, कुछ नहीं। और इतना मानवीय संवेदना इतनी है उसमें। जो सबसे बड़ी बात मुझे मधु के व्यक्तित्व और लेखन में लगती है वो है मानवीय कल्याण की भावना, मानव कल्याण की भावना। वो हर समय मेरे ख्याल से मानव कल्याण के बारे में ही सोचती रहती हैं और उसी सोच में से उनके उपन्यास भी निकलते हैं। तो पहले अपनी थोड़ी सी अंतरंग बातें बतलाऊं कि मैंने कुछ ऐसी बातें मधु को बतलाई हैं अपने बारे में जो मैंने किसी और को नहीं बतलाए। और जब कुछ होता है मेरे साथ तो वो भी मैं मधु को बतला देती हूँ, चाहे किसी और को न बतलाऊं। जैसे जब मेरे पति को कोविड हुआ तो मैंने ये बात किसी को नहीं बतलाई, क्योंकि मुझे बहुत डर था कि लोग मुझे या हमदर्दी दिखलाएंगे या उपदेश देंगे और बतलाएंगे कि उनकी इतनी उम्र है तो ये तो बहुत ही भयानक है वगैरह वगैरह। मैंने मधु से ज़रूर ये शेयर किया, साझा किया, और मैंने उन्हें कहा नहीं, किसी से कहना नहीं। और जब वो ठीक होके आ गए अस्पताल से वापस, मतलब डॉक्टरों की भविष्यवाणी के विरुद्ध, तब मैंने ज़रूर ये बात फेसबुक पर भी डाल दी कि ऐसे हुआ था और अब वो ठीक होके आ गए हैं। ऐसे ही और भी कई बातें हैं, जीवन की त्रासदियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। जैसे मैं मधु से कह सकती हूँ कि आज मैं बड़ा
नर्वस महसूस कर रही हूँ, किसी कारण से परेशान महसूस कर रही हूँ और मुझसे चीज़ें हो नहीं रही, मैं कर नहीं पा रही हूँ, ऐसी बातें मैं कह सकती हूँ जो मैं अमूमन किसी से कहती नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने को बहुत दिलेर और हिम्मती और वगैरह वगैरह, खुश मिजाज और खुश दिल सब दिखलाती हूँ। तो जब मैं अनमनी हूँ, बेमन मेरा हो, तब मैं वो मधु से बात कर सकती हूँ। बल्कि हम लोग एक दूसरे को तब भी फ़ोन करते हैं जब कुछ हमें परेशानी महसूस हो रही होती है। मधु ने भी अपनी बातें मुझे बतलाई ही होंगी, तो वो तो खैर मेरे कहने की बात नहीं है। मगर जो हम साहित्य पर बातें करते हैं, उनकी तो कमाल की बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि सेज पर संस्कृत मैंने पढ़ा और मुझे जो लगा वो यह था कि ये मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं भी तो जैन परिवार की हूँ, इस कुरीति के बारे में मुझे भी तो पता है, फिर मुझे क्यों नहीं सूझा कि मैं इस विषय पर लिखूं और इतनी बेबाकी से लिखूं। बेबाक होने में तो मुझे कोई डर है नहीं, मगर इस तरह लिखूं मैंने क्यों नहीं लिखा। काश ये उपन्यास मैंने लिखा होता। तो मैं कह सकती हूँ कि कोई लेखक अगर ये महसूस करे दूसरे लेखक की कृति को पढ़ के कि काश ये मैंने लिखा होता, तो इससे बड़ी प्रशंसा और कोई नहीं हो सकती। और वो प्रशंसा सेज पर संस्कृत पढ़ते ही मैंने महसूस की और शायद वहीं से हमारी मित्रता भी शुरू हुई। क्योंकि हुआ क्या कि मैंने ये तो सब लिखा मधु को, मगर उसके बाद मुझे जो उसमें एक छोटी सी त्रुटि नजर आई थी वो ये था कि अंत तक आते आते मधु जरा अति नाटकीय हो गई थी। उसमें प्रेम भी है, एक दिव्य किस्म का प्रेम है जो बहुत ही उसी कुत्सित कुरीति के बीच में पनपता है और उसको लेके वो मुझे लगता है कि बाद में वो खत्म हो जाता है, वो प्रेम सफल नहीं हो पाता और उसके बाद वो कुछ जरा नाटकीय हो गई थी अपनी उसको अंत तक आते आते। और ये मैंने उन्हें बहुत मुझे झिझक हुई है लिखते हुए, मगर मैंने उन्हें लिख दिया और लिख के मुझे लगा कि शायद नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि मेरा अनुभव था कि जब मैं किसी लेखक को उसकी कोई गलती उसके उपन्यास में बतलाती हूँ तो वो नाराज हो जाते हैं, उम्र भर के लिए नाराज हो जाते हैं। मगर मधु ने इतनी इसको ग्रेसफुली लिया, इतनी शालीनता से लिया और बल्कि वो मेरी शुक्रगुजार हुई। उन्होंने जो कहा वो बड़ी अजीब बात थी कि किसी ने बतलाया ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। मतलब जितनी शिद्दत से आपने पढ़ा, जितने प्यार से आपने पढ़ा मेरा उपन्यास, शायद किसी और ने नहीं पढ़ा, तभी उन्होंने मुझे ये नहीं बतलाया। तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक लेखक है जो बड़ा लेखक बनने वाला है, अभी भी बड़ा लेखक है मगर आगे चलकर बहुत बड़ा लेखक बनने वाला है। क्योंकि मुझे जैनेन जी याद आए, उन्होंने मुझसे कहा था कि लिखो अपने मन से, मगर जो भी कुछ कोई कहे उसे सुनो, गुनो, उस पर विचार करो और तभी तुम अपने मन से लिखने लायक हिम्मत जुटा पाओगे। अगर तुम दूसरे की बात सुनने की कुव्वत नहीं रखते हो और उसकी बात को ग्रहण नहीं कर सकते हो, तब तुम अपने मन से भी नहीं लिख पाओगे। दूसरे के मन की नहीं सुनोगे तो अपने मन से भी नहीं लिख पाओगे। सेज पर संस्कृत की तो बहुत तारीफ हुई है। मुझे जो उसमें जो सबसे ज्यादा, इस मधु की चीजें पढ़ते हो ना तो वो जैसे चीरती हैं आपके हृदय को, बर्छी की तरह चीरती हैं वो आपको। और इसमें जो माँ का उन्होंने किरदार अभिव्यक्त किया है, चित्रित किया है, वो इतना ज्यादा अभूतपूर्व है कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को साध्वी बनने के लिए मजबूरी कर रही है, कहना चाहिए, उसको कहने को प्रेरित करती है। वो छोटी सी बच्ची है, उसको जब ये बतलाया जाता है कि तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी, सब लोग तुम्हें बहुत बड़ा मानेंगे, तुम्हें बहुत अच्छी पोशाक मिलेगी, तुम्हें खाने को बहुत बढ़िया मिलेगा, सब लोग वहाँ एकत्र होंगे तुम्हें देखने के लिए, और बाद में खैर तुम साध्वी बन जाओगी। तो वो नहीं उसे बतलाया जाता ठीक से कि वो कितना कष्टदायक होगा और वो क्यों कर रही है।
क्या प्राप्त होगा उसको उससे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा और थोड़ा अच्छे खान पान की व्यवस्था। ये ठीक है कि वो एक निर्धन परिवार है, कम से कम बहुत मध्य वर्ग का परिवार है, बहुत शानदार तरीके से नहीं जीवन जी पाता, बल्कि पूरी तरह से कमियां ही कमियां हैं, अभाव में जी रहा है। मगर एक बेटी का बलिदान इसलिए दे रही हैं कि समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो एक साध्वी की माँ है तो उनकी बहुत प्रतिष्ठा होगी, प्रशंसा होगी और बहुत कुछ उनको साधन भी प्राप्त होंगे, इसलिए वो करना चाहती हैं इसको। मैं 1 मिनट की बत्ती बंद कर दूं, मुझे लग रहा है ये बीच में आ रही है। ये बेहतर है, वो नहीं उधर की बेहतर। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट मुझे वो दीजिए। ये है, ये ठीक है। पीछे एक बत्ती थी जिसका अक्स इस पर पड़ रहा था, इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो रही थी। तो ये एक माँ जो है उससे हमदर्दी भी होती है कि भाई वो इतने कष्ट में जी रही है, उसका परिवार जी रहा है, और ये एक प्रतिष्ठित रीति है जैन समाज की। आखिर उसमें बहुत लड़कियां साध्वी बनाई जाती हैं, बनती हैं, तो वो वही उससे शुरू में हमदर्दी होती है, मगर फिर वो हमदर्दी रहती नहीं, क्योंकि वो जितनी क्रूरता से ये सब काम करती है और उसको अपने इस कर्म पर जरा सी भी रंजिश नहीं है, जरा सी भी उसको कोई लज्जा नहीं है, जरा सी भी कोई उसके मन में अपराध बोध नहीं है। तो ये एक ऐसा चरित्र है, और जो हाँ मैं समझ रही हूँ चंद्रकला कि समाज में जो असुरक्षा मिल रही है उसके कारण वो कर रही है, मगर तुम ये देखो तो सही कि कितना बड़ा बलिदान दे रही है, और किसका बलिदान दे रही है? एक छोटी सी बच्ची का। उसके लिए कोई माफी नहीं है, मेरे मन में माफी नहीं है उसके लिए। मगर जो सबसे खूबसूरत तरीके से दिखलाया गया है वो ये माँ का किरदार ही है। और फिर वो बच्ची, वो जो हर चीज के लिए ललक रही होती है, बाद में वो कैसे उस अकेलेपन में, उस भयानक कष्ट में रहती है। और जब उसके सब उतारते हैं धीरे धीरे अलंकार और फिर वस्त्र और फिर उसके बाल वो खींच खींच कर निकाले जाते हैं, हमारे यहाँ काटे नहीं जाते हैं, उखाड़े जाते हैं। और ये सब वो कष्ट जब झेलती है तो पूरे मुझे अपने समाज से, जिस समाज में मैं जन्मी थी, बहुत जबरदस्त घृणा उस समय मेरे मन में उत्पन्न हुई थी। और बहुत साहस की बात है जिस तरह से मधु ने बिना परवाह किए अब उस बच्ची के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा है। और फिर वो जब वहाँ पर बड़ी होती है, वहीं उसका प्रेम भी होता है, और वहाँ वो इतना घबरा जाती है, वो सोचती है कि वो एक दुष्कर्म कर रही है। और आगे वो इसी तरह उपन्यास चलता है, जब कुछ उनका प्रेम फलता नहीं है। उसके बाद मैं करीब क्या सभी मैंने उपन्यास मधु के पढ़े हैं, सभी पढ़े हैं। और उनके ज़्यादातर उपन्यास गांव को आधार बनाते हैं। जो उनका अभी से जो हाल में कहना चाहिए कि उनका जो नया उपन्यास है हम यहाँ थे, एक आदिवासियों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, वो स्व अनुभूति, सहानुभूति, उन सब से आगे जाके एक ऐसी स्त्री का लिखा हुआ है जिसने भुगता है, जिसने वो सब कुछ खुद भुगता है। मंजुल भगत कहा करती थी, अरे भोगा आपने होगा, हमने तो भुगता है। और वही मधु ने भुगता है। आपको साफ पता लगता है जब आप पढ़ते हैं उसको कि कैसे एक आम लड़की जो शादी के बाद मैके लौट आती है और धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से
छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी ट्रेनिंग लेके कंप्यूटर सीखती है, फिर उसका इस्तेमाल करके उसको नौकरी मिलती है, जगह जगह अपमानित होना पड़ता है, घर में भी अपमानित होना पड़ता है माँ से, इससे, और फिर वो एक उसका पूरी तरह से रूपांतरण होता है, कायाकल्प होता है, वो एक विद्रोहिणी बन जाती है और वो गांव में जाती है, आदिवासियों के गांव में, वहाँ काम करती है। वहाँ पर जो भी वहाँ काम करने जाता है उनको नक्सली बतलाया जाता है और उनमें से कितनों को जेल खाने में डाला जाता है, तरह तरह से उनको प्रताड़ना दी जाती है। और वहाँ पर मैं ये एक थोड़ा सा इसमें से पढ़ के आपको बतलाना चाहती हूँ। उसमें कैदी नंबर 989 दीप शिखा का बयान है। आपकी जेलें अपराधियों से नहीं, निर्दोष आदिवासियों से और सच का साथ देने वाले लोगों से भरी पड़ी हैं। हालत यह है कि पीड़ित समुदाय को ही दोषी घोषित करके उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ज्यों ज्यों विकास की रफ्तार बढ़ रही है, आपकी दीवारें ऊंची होती जा रही हैं। जमीन छीनने के कारण पैदा हो रहे हैं नक्सली। आप जमीन छीनते हैं इसलिए नक्सली पैदा होते हैं। नक्सली हैं इसलिए आप जमीन नहीं छीन रहे हैं उनकी। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई नकारात्मक काम नहीं कर रहे हैं। जो नकारात्मक कर रही है, सत्ता कर रही है। ये विकास नहीं, विकास का दहशतवाद है। और वही दहशत इस किताब को पढ़कर हमारे अंदर पैदा होती है। और वो हमें बहुत कुछ हम नहीं जानते। आदिवासियों के बारे में हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। मधु की किताब पढ़कर ऐसे लगता है कि परत दर परत, परत दर परत उनकी जिंदगी हमारे सामने खुलती जा रही है। जैसे हम उनके घरों के भीतर आकर लौटे हैं, जैसे हम उनके खेतों से लौटे हैं, जैसे हम उनके साथ जेल में गए हैं, उनका सारा जो संघर्ष है उसमें हम भागीदार हो गए हैं। ऐसी पुस्तक जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये वाकई भुगत कर लिखा गया है। ये प्रत्यक्षदर्शी का नहीं है उपन्यास, ये किसी शोधार्थी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। ये उपन्यास एक भुक्त भोगी का उपन्यास है, जिसने भुगता है उसका उपन्यास है। तो वो उपन्यास भी मुझे बहुत पसंद आया था। और एक बात कहूँगी, ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि है मेरी, जो अगली बात जो मैं कहने जा रही हूँ उसकी, कि मधु के मुझे शीर्षक बहुत पसंद है। सेज पर संस्कृति, पत्ताखोर, जो ड्रग एडिक्शन पर उन्होंने लिखा है, पत्ताखोर, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे। हर उपन्यास में सामाजिक सरोकार होता है जबरदस्त, राजनीतिक सोच होता है, विद्रोह होता है, राजनीतिक विद्रोह होता है जबरदस्त, और जीवन दर्शन होता है। ये सब चीजें उनकी सब उपन्यासों में होती हैं। और व्यक्ति भी होता है, प्रेम भी होता है। हम यहाँ थे में भी प्रेम होता है, मगर जो पुरुष है वो ढुलमुल है, क्योंकि वो नेता बना रहना चाहता है, वो जबरदस्त प्रतिष्ठा चाहता है, वो समाज में एक नायक की तरह, अति नायक की तरह, एक भगवान की तरह, देवता की तरह स्थापित होना चाहता है। और प्रेम में तो ये सब मिलेगा नहीं, इसलिए प्रेम को वो करना भी चाहता है, मगर उसके लिए हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। तो इतनी ही अपनी हिम्मत दिखाता है समाज में, मगर अब जहाँ ही वैयक्तिक मामला आता है, मसला आता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो हिम्मत नहीं दिखा पाता। स्त्री दिखाती है, स्त्री हिम्मत दिखाती है। प्रेम में खासकर स्त्री में बहुत हिम्मत होती है। तो जब ये शीर्षक की बात मैं कर रही हूँ, इस पर भी हमारी काफ़ी बात हुई थी। हम यहाँ थे कि क्या शीर्षक दिया जाए। उन्होंने ये शीर्षक बतलाया मुझे, फिर अंततः उन्होंने ये शीर्षक चुना और मुझे अच्छा लगा। अभी मधु का एक नया उपन्यास आने वाला है। शायद आप लोगों में से कुछ ने उसकी कुछ किस्तें
वो धारावाहिक नवनीत में छप रहा था, कुछ अध्याय छपे, पूरा का पूरा तो धारावाहिक उसमें नहीं छपा। शायद कुछ लोगों ने वो पढ़े हों नवनीत में, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ा। मैं पूरा उपन्यास एक साथ ही पढ़ूंगी। मगर उस उपन्यास के बारे में मधु ने मुझसे काफ़ी चर्चा की। अब आपको मैं बतला रही हूँ, वो अब क्योंकि अब तो सार्वजनिक कर सकते हैं ना, अब तो उपन्यास दे दिया उन्होंने प्रकाशक, तो बात शीर्षक पर बहुत होती थी और शीर्षक के जरिए वो फिर कथ्य पर आती थी। तो उसका जो कथ्य है ना, वो मील का पत्थर होने वाला है। मैं बिल्कुल ये भविष्यवाणी कर रही हूँ। अब जो उन्होंने शीर्षक रखा है वो ढलती सांझ का सूरज है, मैं जानती हूँ सुधा, मगर पहले बहुत सारे शीर्षक कुछ मैंने सुझाए, क्योंकि जो उसका कथ्य है उसमें एक तलाश है अपनी सार्थकता की, अपनी आत्मा की अर्थवत्ता की, अपनी जीवन के लक्ष्य की। और वो तलाश वो खुद शुरू नहीं करता, जो युवक करता है, उसकी माँ उसके लिए उसे प्रेरित करती है। और प्रेरित कैसे करती है? कहकर प्रेरित नहीं करती। वो अमेरिका में है, माँ से मिलने हिंदुस्तान आता है। जब वो यहाँ पहुँचता है तो माँ उसे नहीं मिलती। एक चिट्ठी मिलती है कि मैं फला फला जगह गई भी हूँ। तो वो वहाँ जाता है, तो वहाँ लोग कहते हैं कि आपकी माँ यहाँ थी तो कुछ दिन पहले तक, अब नहीं है, अब वो वहाँ है। फिर वो वहाँ जाता है, वहाँ भी उसे यही कहा जाता है कि कुछ दिन पहले तक तो थी, अब नहीं है। फिर वो अगली पड़ाव पर जाता है। इस तरह पड़ाव दर पड़ाव वो अपनी माँ को खोजता है। मगर असल तलाश माँ की नहीं है। माँ जो उस चाहती है कि वो करे, माँ जो चाहती है कि उसके जीवन की तलाश हो, ये उसकी रफ्ता रफ्ता उसकी समझ में आता है कि ये उसकी तलाश है। और ऐसे ही करते करते पड़ाव दर पड़ाव वो गांव में पहुंचता है और गांव का पूरा जीवन देखता है कैसे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, देखता है कितनी गरीबी है, अभाव है, कुरीतियां हैं, शोषण है, कितना जबरदस्त सत्ता का उन पर प्रकोप है, आतंक है, और उससे वो टूटकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। और उसकी समझ में आता है कि अमेरिका में उसने जो कुछ भी किया वो बेकार था। जो कुछ भी उसने प्राप्त किया, पद, पदवी, पैसा, वो सब बेकार था। जो असल चीज है वो है इन गांव में रहकर काम करना। तो माँ, जैसे वो आप अंग्रेजी में एक बहुत लोकप्रिय खेल है ट्रेजर हंट, खजाने की खोज, उसमें आपको क्लूज दिए जाते हैं। एक क्लू देते हैं, आप वहां पहुंचते हैं तो वहीं पर मिलती है दूसरी पर्ची, फिर आप वहां पहुंचते हैं तो तीसरी पर्ची। इस तरह पर्चियां मिलती जाती हैं और आप ढूंढते 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 अंततः उस जगह पहुंचते हैं जहां खजाना है। अब आपको मिलता है या नहीं मिलता है, ये आपकी बहुत कुछ किस्मत पर भी निर्भर है और बहुत कुछ आपकी मशक्कत पर भी निर्भर है। तो ये करते करते जैसे ये लड़का, माँ ने जैसे हाथ पकड़ के उसको ले गई हैं वहां गांव, और कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ वो माँ को ढूंढ रहा है। बड़ी व्यक्तिगत सी समस्या है, भाई माँ है तो माँ को तो ढूंढेगा ही ना, तलाश करेगा ही। वो कह रही है मैं यहाँ हूँ, वहां हूँ, वहां हूँ। फिर माँ के माध्यम से वो गांव उसको मिलता है, गांव का जीवन मिलता है, गांव में अपना लक्ष्य मिलता है, वहां उसको क्या करना है उसका कर्म क्षेत्र मिलता है। तो मुझे ये तलाश उसकी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती थी और मैं बार बार जो उनको शीर्षक सुझाती थी वो ऐसे ही होते थे, बिंदु दर बिंदु तलाश, इंगित दर इंगित तलाश, जीवन की तलाश, इशारों से तलाश, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें। और हर बार मुझे मधु कहती थी नहीं नहीं, उसमें वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना, वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना, वो उसका महत्वपूर्ण पक्ष है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो उसका महत्वपूर्ण पक्ष है, मगर वो उसका पूरा कथ्य नहीं है। वहां तो वो पहुंचता है, वहां तक वो पहुंचता है, उसको पहुंचाया जाता है, उसकी एक माँ है,
जो माँ जैसी शायद मधु कांकरिया जैसी माँ होगी, क्योंकि मधु बहुत लोगों को गांव तक पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती है और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो ऐसे बहुत काम करती है। तो ऐसी मधु कांकरिया जैसी उसकी माँ रही होगी, जिसने उसको इशारों से इंगित करके एब्स्ट्रैक्शंस में बतलाकर, कुछ भी साफ नहीं कहकर अस्पष्ट रूप से कह के उसको उसके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाया है। और माँ है नहीं, माँ जीवित नहीं है, ये सब वो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए पहले से तय करके उस सफर को गई थी। ये बहुत ही जबरदस्त विषय है, कथ्य है। इसका निर्वाह सोचिए कितना जबरदस्त है। एकदम जासूसी उपन्यास की तरह चल रहा है, मगर चल रहा है भावना के स्तर पर, चल रहा है जीवन दर्शन के स्तर पर, चल रहा है राजनीति के स्तर पर, सामाजिक सरोकारों के स्तर पर। तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जब ये उपन्यास छपेगा, शायद राजकमल उसे छाप रहे हैं, तो ये एक अनूठा उपन्यास होगा, मील का पत्थर उपन्यास होगा। अंततः उसका नाम मधु ने रखा है ढलती सांझ का सूरज। और उन्होंने मुझसे कहा, सांझ प्रतीक है व्यवस्था का, जो खत्म हो रही है, जो ढल रही है, जिसका बहुत कुरूप स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, शोषणकारी, लोकतंत्र के खिलाफ ऐसा स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, वो व्यवस्था है सांझ। और जो सूरज है वो किसान है। मैंने तुरंत जो कहा वो ये था कि मगर मुश्किल ये है कि व्यवस्था तो ढल नहीं रही, व्यवस्था तो जमकर बैठी हुई है वहां। ये कह सकते हैं कि उसका स्वरूप बड़ा नकारात्मक है, मगर वो तो कहीं जा नहीं रही, वो तो और जबरदस्त होती जा रही है, और शोषणकारी होती जा रही है, और हर इंसान, हर नागरिक के जीवन पर हावी होती जा रही है। और किसान ढल रहा है। सच्ची बात है, वो ढलती सांझ का सूरज है। ढलती सांझ के सूरज को की परवाह कोई नहीं करता, उगते सूरज को नमस्कार करते हैं हम लोग। तो जो उग रहा है सूरज वो व्यवस्था है, जो ढल रहा है सूरज वो किसान है। इसलिए ढलती सांझ का सूरज जो है उसमें अनेक निहितार्थ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि सांझ व्यवस्था है और सूरज किसान है, और किसान इस ढलती व्यवस्था का शायद कभी आगे उगने वाला सूरज है। मगर पहले हमें करना है, जो सब नागरिकों को मिलकर करना है, जो सब माँओं को करना है, अपने अपने बेटों को सिखलाना है, बेटियों को सिखलाना है, वो ये है कि इस व्यवस्था को हम खत्म करें। इस तरह की व्यवस्था को हम खत्म करें। व्यवस्था तो रहेगी, अराजकता तो हम नहीं चाहते। व्यवस्था तो रहेगी हर हाल, अराजक नहीं होंगे हम। सत्ता भी रहेगी, राज शासन भी रहेगा, एक तरह का शासन। मगर वो शासन किसका होगा? वो शासन लोगों का होगा, लोक का होगा, क्योंकि हम अपने को लोकतंत्र कहते हैं। कहते ही हैं, बस कहते ही हैं, है नहीं। लोकतंत्र ढल गया मगर सत्ता नहीं ढली। लोकतंत्र के लिए हम मातम मना सकते हैं, मगर सत्ता हमारे ऊपर उसी तरह हावी है। तो इसके खिलाफ हमको संघर्ष करना होगा। और वो संघर्ष कोई आसान संघर्ष नहीं है, वो कोई बना बनाया संघर्ष नहीं है, वो कोई फॉर्मूलों का संघर्ष नहीं है। उसके बारे में हमें हमारा कोई नेता नहीं बतला रहा। आजकल हमारी त्रासदी यही है कि सत्ता के खिलाफ जाने वाला कोई समूह ऐसा नहीं है जो व्यवस्थित हो, जिसको हम राजनीतिक पार्टी कहते हैं। राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, जनता जागरूक हो रही है, मगर अभी तक वो
एकजुट नहीं हो पाई है। और इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो मध्य वर्ग का है। मध्य वर्ग अपने को बस छोटी मोटी सुविधाएं लेकर छोटे मोटे काम करके खुश रहता है। वो बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ता। बड़ी लड़ाइयाँ जनता ही लड़ती है, आम लोग ही लड़ते हैं। हम देख रहे हैं आजकल किसान जिनको सूरज कहा है मधु ने, वही किसान आज सामने आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन से हम सीख रहे हैं एकजुट होना, हम सीख रहे हैं नागरिक होना, हम सीख रहे हैं व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने से जो हमें डर लगता है, जो भय है, जो भय का एक दारुण परिवेश है आजकल, वातावरण है आजकल, वो उस भय को हम खो दें तो बहुत हम बड़ा काम करेंगे। एक बार भय को खो दें, भय से छुट्टी पा लें, भय से मुक्त हो जाएं, तो हम फिर धुंधला नहीं देखेंगे। हमें अभी धुंधला देखने की आदत हो गई है। जैसे ही हम तेज रोशनी देखते हैं और चीजें स्पष्ट देखते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम पर्दों के पीछे शरण लेते हैं। और ये धुंधला देखना क्या है? ये धुंधला देखने की आदत है। ये आदत हमें पड़ जाती है क्योंकि हम भयाक्रांत है। जो भी समाज हम पर नियम थोपता है, हम उन्हीं नियमों पर चलते हैं, इसलिए हम स्पष्ट नहीं देख पाते। जब कोई आदत तोड़ता है तो वो धुंधला देखना बंद कर देता है और हमें भी ये सिखलाता है। जब आप सत्य का साक्षात्कार करते हैं तो सत्य से ज्यादा कांटेदार चीज और कुछ नहीं है, सच से खुरदरा और कुछ नहीं है। जैसे वो बुनते हैं ना खेस, ऊंट के बालों का जब बहुत भयानक अकाल पड़ता है तभी ऊंट के बालों का खेस बुना जाता है, बहुत खुरदरा होता है। उसको जब आप कंधे पर लपेटते हैं तो खून निकल आता है उसके साथ ही, मगर उसमें इतनी गर्माहट होती है कि वो आपके पूरे बदन में ऊर्जा का संचार करता है, आपके भय का हरण कर लेता है और आप अपने को सशक्त महसूस करते हैं, सबल महसूस करते हैं और व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार महसूस करते हैं। अभाव में से निकलकर आप भाव उद्रेक में आ जाते हैं और वही भाव उद्रेक फिर आपको संघर्ष करवाता है, आपसे भय पर विजय दिलवाता है आपको। मैं कहती हूं कि कैसे देखो उस किसानों ने आदत छोड़ी। कच्चे पर ट्रैक्टर चलाते थे ना, अब शहर की पक्की सड़कों पर चला दिया। जब पक्की सड़कों पर ट्रैक्टर देखा हमने तो हमारी आंखें खुल गईं। हमें लगा कि कुछ भी हो सकता है, करने की बात है, करो तो कुछ भी हो सकता है। करना होगा, करना होगा, हर क्षेत्र में करना होगा। उसमें ये इतना ही महत्वपूर्ण है, ये जो सेज पर संस्कृत में बच्ची की का बलिदान दिया जा रहा है, वो न करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसानों को गरीबी से बचाना। कि हमें ये देखना कि जो हमारे गांव हैं वो बदहाल ना रहे। मधु की बात करते करते मैं और बातें करने लगी हूं, क्योंकि मधु से बात करते करते भी हम सिर्फ मधु या मेरे साहित्य पर बातें नहीं करते, हम बहुत बहुत और बातें करते हैं। तो उसी तरह मैं अब भी करने लगी हूं। और मैं, ऐसा नहीं होता कि मधु और मैं हमेशा सहमत होते हैं। मधु मुझसे ज्यादा विद्रोहिणी है अपने जीवन में, अपने कर्म क्षेत्र में। अभी उन्होंने जैसे बतलाया कि वो एक एनजीओ चलाती हैं, ईच वन टीच वन करके, जिसमें वो आप कोई भी डोनेशन दे सकते हैं कि जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा आर्थिक अभाव के कारण, उसको मधु का ये जो एनजीओ है वो पढ़वाता है, अच्छे स्कूल में पढ़वाता है और वो पूरे स्कूल के दौरान उसकी फीस और जो भी ज़रूरत होती है उसको पूरा करती हैं। और ये काम उन्होंने एक बच्चे से शुरू किया था, थोड़े से
थोड़ी सी मदद मिली थी उनको आर्थिक, और फिर वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया है कि आजकल वो हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हर शहर में बच्चों को पढ़वा रही हैं। तो वो इस तरह के काम भी करती हैं। मैंने ऐसे कोई बड़े काम किए नहीं हैं, थोड़ी बहुत किसी के लिए किसी की मदद करती वो बहुत है, उसी को मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मधु साहित्य के साथ साथ जो सामाजिक कार्य करती हैं, वो एक्टिविस्ट हैं बाकायदा, और वो सब काम करती हैं। उसके साथ ही उनका राजनीतिक दर्शन है या जो उनका जीवन दर्शन है वो भी बहुत स्पष्ट है, बहुत सुविचारित है। तो उसमें मैं कहती हूँ कि मैं कभी सहमत होती हूँ, कभी असहमत होती हूँ उनके साथ, मगर उनका बड़प्पन ये है कि जब वो मुझसे बात करके हम चुकते हैं, और कभी कभी मैं थोड़ी कांटेदार भी हो जाती हूँ, सत्य कहती हूँ, अपना सत्य कहती हूँ, उनका हो ना हो, और मैं थोड़ा झल्ला भी पड़ती हूँ और तीखी भी हो जाती हूँ। मगर मधु क्या कहती हैं? वो हमेशा कहती हैं, आपसे बात करके मेरी दुविधा कम हो गई, मेरे सामने चीजें स्पष्ट हो गई। ये उनका बड़प्पन है। उनसे बातें करके मैं शायद दुविधा में चली जाती हूँ, मगर मुझसे बात करके उनकी दुविधा कम हो गई, वो कहती हैं। इससे बड़ी मित्रता और क्या हो सकती है? तो आपसे भी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत आजकल नेहरू को गाली देने का रिवाज हो गया है। तो नेहरू ने जो एक ये मिक्स्ड इकोनॉमी, मिलीजुली अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम शुरू किया था, और उन्होंने जो हेवी इंडस्ट्रीज लगवाई, वो काम क्यों अधूरा रहा? वो काम क्यों पूरा नहीं हुआ? जब ये लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, तो उनमें बहुत लोगों को रोजगार मिला, मगर उसके साथ ही जो बड़े बड़े डैम बने, उनसे बहुत गांव में रोजगार खत्म भी हुआ। गांव के गांव उजड़ गए और उनका पुनर्वास नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि बड़े कारखाने तो बने, मगर लघु और मध्यम जो कारखाने होते हैं वो नहीं बने। इससे गांव में रोजगार नहीं हुआ, गांव में कोई कारखाने नहीं लगे, गांव में इंडस्ट्री नहीं लगी, उद्योग नहीं लगे, गांव में रोजगार के साधन नहीं बने। सब लोग महानगरों की तरफ भागे या दूसरे नगरों की तरफ भागे, और गांव वालों को जबरन शहर की तरफ पलायन करना पड़ा। तो अब हम इस अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। हमें इस अधूरे काम को पूरा करना है कि ये जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, हेवी इंडस्ट्रीज लगी हैं, उनके साथ साथ गांव में उद्योग लगें, रोजगार के साधन पैदा हों, और जो खेती है उस पर किसान का पूरा अधिकार हो, और उसको मदद दी जाए उसको वैज्ञानिक ढंग से चलाने की। ये नहीं कि उसको कॉरपोरेट हाउसेस का, कॉरपोरेट जो बड़े लोग हैं उनका गुलाम बना दिया जाए। ये नहीं कि फसल उनके हाथ में चली जाए और वो बेचे। ये नहीं, किसान पर को खुद अधिकार हो अपने उत्पादन पर, अपनी जमीन पर और अपनी बिक्री पर, उसको बिक्री के लिए मदद दी जाए। तो ये मुझे लगता है, अभी जब भी नेहरू पर बात होती है, मैंने नेहरू के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा है अपने उपन्यासों में कि भाई ना इधर के ना उधर के, हम बहुत दुविधा में रहे ना। उसी सब दुविधा से 1962 में वो चीनी आक्रमण हुआ। और आप लोगों ने, पता नहीं, मेरी उम्र वो है कि मैं शायद बहुत कम जीवित लोगों में से हूं जिन्होंने गांधी की प्रार्थना सभा में उनको सुना है, बराबर सुना है। मैं उनके आखिरी उपवास में उनके सामने से गुजरी हूं, उनको मैंने देखा है। तो उसी तरह नेहरू, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब नेहरू के साथ मेरा चित्र भी है। मैं उस समय से नेहरू, गांधी इनको जानती हूं, और नेहरू की मैं बहुत आलोचक भी रही हूं, इसीलिए कि वो दुविधा में रहे। उनकी दूरदृष्टि थी, मगर वो दूरदृष्टि दुविधा की वजह से कमजोर पड़ जाती थी, और उस वजह से बहुत कुछ गलत हो जाता था।
उस जो भी वो छोटी गलतियां हुई हैं उनको हमें अब ठीक करना है, सही करना है। हमें वापस गांव की तरफ देखना है, गांव को सुलझाना है, सुलझाना है, विकास करना है गांव का। तब विकास का दहशतवाद खत्म होगा। मैंने जब गांधी को उनके आखिरी उपवास के दिन देखा, एक छोटे से खटोले पे, खटोला तो नहीं होगा, खाट ही होगी, मगर वो इतने कृशकाय, इतने छोटे नवजात शिशु से लग रहे थे कि मेरे दिमाग में जो याद है, मैं तब 8 साल की थी, वो ये है कि एक छोटा सा शिशु एक खटोले पर पड़ा था। हम उनके पास से गुजर रहे थे। फिर हम प्रार्थना सभा में जरूरी जाते थे। उन दिनों रेडियो से उनका जो प्रार्थना सभा में प्रवचन देते थे उसका सीधा रेडियो से प्रसारण होता था, तो घर में तो सुनते ही थे, मगर हमारे पिताजी की ये मतलब हमें हिदायत थी कि हमें उनके साथ गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाना है और वहां सुनना है। तो जिस दिन वहां बम फटा था, मैं थी, और गांधी जी ने कहा सब बैठ जाइए, तो सब बैठ गए। जिस दिन 30 जनवरी को मैं वहां नहीं थी, मैंने रेडियो पर सुना। मुझे अब तक याद है कि मोहम्मद नियाजी की नज्म आ रही थी, जब उसको रोक कर कहा गया कि बहुत दुख के साथ हम आपको बतला रहे हैं कि हमारे प्यारे बापू अब इस दुनिया में नहीं है। ये नहीं कहा गया था कि उनकी हत्या हुई है, यही कहा गया था। और ये मेरे अपने उपन्यास वंशज में लिखना था, तो मैं इतनी मारी फिरी इसके लिए कि वो शब्द क्या थे, क्योंकि नेहरू की का भाषण तो मुझे मिल गया, पटेल का भाषण तो मुझे मिल गया, मगर एक अनाउंसर ने क्या कहा था, क्या उद्घोषणा की थी, वो तो कहीं नहीं मिला। अंग्रेजी में जिन्होंने की थी मशहूर आदमी थे, उनका पता चल गया, मगर हिंदी में किसने की थी पता ही नहीं चला। और फिर अचानक एक दिन एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, कौशल्या नाम की वह महिला थी। मैंने उनसे कहा कि क्या आप बतला सकती हैं ये उद्घोषणा किसने की थी? उन्होंने कहा मैंने की थी। और क्या शब्द से बतला सकती? कहती हाँ, खुदे में है मेरे दिमाग में, मन पर, दिमाग पर, स्मृति में, खुदे में है मेरे। उन्होंने फिर मुझे ये शब्द बतलाए, फिर मैंने वो लिखे। तो मैंने देखा है गांधी को, अपनी आंखों से देखा है, सुना है, और उनकी शव यात्रा में भी मैं थी। इतनी अपार भीड़ थी कि जैसे अगर आप सर ऐसे कर ले तो यहाँ दूसरा आदमी आ जाएगा और फिर आप अपना वापस नहीं ला पाएंगे अपनी गर्दन नीचे। इतनी अपार भीड़ थी। और वो आपको पता ही होगा कि मिलिट्री ट्रक पर उनको ले जाया जा रहा था, तोप पर। जो आदमी अहिंसा का पुजारी था उसको फौज की तोप पर रख के ले जाया जा रहा था, क्योंकि इतनी ऊंचाई किसी और चीज में नहीं थी कि सब लोग दर्शन कर सकें, और इतनी व्यवस्था भी फौज के अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो इतनी जबरदस्त व्यवस्था थी वहां पर कि उस व्यवस्था को अब हम तड़पते हैं कि वैसी व्यवस्था क्या हमें कभी मिलेगी, क्या मिल सकती है। और उन दिनों अरे कोई किसी की चेकिंग वेकिंग तो होती ही नहीं थी। मैंने एक बार इंदिरा गांधी की गाड़ी रोक ली थी बेलगाम में, तो ये सब होती थी बातें। वैसा ही संसार मधु लाना चाहती हैं दोबारा, जहां कोई रोक टोक ना हो, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जहां गांव बदहाल ना हो, बेहाल ना हो, खुशहाल हो, जहां किसानों को इंसान माना जाए, इंसान ही नहीं बड़ा नागरिक माना जाए, उच्च कोटि का नागरिक माना जाए, असल कॉर्पोरेट हस्ती माना जाए किसान को, क्योंकि वही तो अन्न देता है, वही तो सब करता है, तो वही हमारा दाता है, वही हमारा सत्ताधारी है, होना चाहिए, है नहीं। तो मधु का ये अगला उपन्यास आप जरूर पढ़िएगा, जैसे ही वो आए आप उसको पढ़िएगा। और मधु इतना स्नेह देती हैं, मैंने बतलाया। मैं उनसे झगड़ लेती हूँ तो कहती हैं कि आपने मेरी दुविधा मिटा दी। मैं सोच रही होती हूँ कि भाई अब मधु नाराज हो गई होगी मुझसे,
क्योंकि मैंने इतनी असहमति जतलाई उसे और इतनी मैंने बातें की अपने मन की और उसके मन की कम सुनी। मगर होता यह है कि वो कहती है मृदुला जी मैंने आपसे बात की तो उसके बाद मेरी दुविधा कम हो गई। सोचती तो वो खुद ही है, किसी दूसरे का सोचा वो अपने पर थोपती नहीं है कभी भी। वो कितनी भी स्नेहिल हो, कितनी भी मधुर हो, मधु चाशनी में घोलकर वो नहीं बोलती, मधु में घोलकर उनके वाक्य नहीं आते। वो खूब तीखा लिखती हैं, खूब तीखा लिखती हैं अपने उपन्यासों में, और जिससे भी गलती हो रही हो उसको कहती हैं, बिना डरे कहती हैं कि आप गलत हैं, आपको सही विचार करने चाहिए, सही कर्म करना चाहिए। वो साफ साफ बतलाती हैं। उसके साथ ही देखिए ना, बच्चों के लिए कितना कर रही हैं। मुझसे भी उन्होंने कहा कोई बच्चा हो ऐसा तो बतलाइएगा, हम उसका सब भार उठाएंगे। भार नहीं, हम उसको प्यार देंगे। पैसा तो देंगे, दूसरी बात है, प्यार देंगे। उसके साथ ही मधु कभी गांव से दूर नहीं रह सकती। उन्होंने एक और बात कही जो मुझे एकदम भीतर तक मुझे छू गई। उन्होंने कहा हमने तो काम शिक्षा का शुरू किया था, मगर उस बीच में मैंने गांव में 2-3 महिलाओं का मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाया। वहाँ दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या होती है कि उनके साथ कोई जाने वाला नहीं होता। उनको शौच के लिए बाहर जाना होता है, तो उनके साथ कोई जाने वाला नहीं होता और उनको दिखलाई नहीं दे रहा होता। तो ये इतनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी समस्या है ये। तो उसलिए उनको मदद करने के लिए उनका कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया और फिर उनकी कुछ दिन मदद की कि वो अपने दैनिक कर्म कर सकें। और इसने मुझे इतना ज़्यादा इसलिए छुआ कि अभी जब मेरी मोतियाबिंद से भी आगे बढ़कर रेटिना की सर्जरी हुई तो ये बड़ी भारी समस्या थी मेरे लिए कि मैं अकेले ही सब कुछ कर रही थी। एक दिन मैं रात को उठी, गई गुस्लखाने में और मैं गिर गई। उसी समय किसी कारण बत्ती चली गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैं उठकर अपने बिस्तर तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने उठकर चलने की कोशिश की, मुझे दिखलाई तो देता नहीं था उन दिनों, तो मैं गिर जाऊंगी। तो मैं रेंग कर अपने बिस्तर तक पहुंची। फिर मैंने बिस्तर को दोनों हाथ से पकड़ा, फिर मैं ऊपर उठी और जब मैं उस पर बैठने लगी तो मैं फिर गिर गई। तो मुझे बहुत ही हंसी आई। मैंने कहा देखो मैं बहुत धाकड़ बन रही हूँ कि खुद ही दवा डालती हूँ, खुद ही चाय बनाती हूँ, खुद ही सब कुछ कर लेती हूँ, हालांकि मुझे एक कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। मगर तब मुझे समझ में आया कि भैया एक आदमी साथ रहे तो अच्छा ही रहता है। तो वो साथ मुझे मधु देती हैं मेरी कमजोरी के क्षणों में। वो मुझे आज पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे पूछा आपकी तबीयत ठीक है? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, तबीयत को क्या हुआ है? परसों मैं मधु से मिली थी तो उनको पता नहीं क्यों लगा कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है उनसे मिलने के बाद। मैंने मधु को लिखा था कि सुबह आ रही हो तो सुबह सुबह आ जाओ, अगर सुबह तुम्हें देखूंगी तो मेरा दिन बड़ा बढ़िया गुजरेगा। मगर खैर वो सुबह तो नहीं आए, वो आए 4 बजे। फिर भी मेरा वो दिन और वो रात बहुत बढ़िया गुजरा। हाँ चैताली, गांव में वही स्थितियां हैं, वही स्थितियां नहीं हैं, बदतर स्थितियां हैं। गांव रोज बदतर होता है, पहले से बदतर होता है। ये हमारी सबसे बड़ी विफलता है, हमारे समाज की, हमारी सत्ता की, हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता यही है कि हमारे गांव बेहतर नहीं हो रहे, बदतर हो रहे हैं। हम सब कुछ शहरों के लिए कर रहे हैं, शहरों में भी 4% लोगों के लिए कर रहे हैं। हम ये टाइम, अब समय आ गया है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा लगाए, बजट में उसके लिए प्रावधान करे। वो कुछ नहीं कर रही है और हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गांव की स्थिति पहले से, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उसके बाद से बदतर हुई है, बेहतर नहीं हुई है।
तो मधु को मैं प्रणाम तो नहीं कर सकती सुजाता तुम्हारी तरह, आशीर्वाद ही दे सकती हूँ। बहुत आशीर्वाद मेरा, और उसके साथ साथ मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरा विश्वास। तुम अभी बहुत लिखोगी, बहुत लिखोगी, और बहुत कौशल से जियोगी, बहुत कुछ करोगी लोगों को समृद्ध बनाने के लिए। लोगों की भावनाओं की कद्र करती हो, इसलिए तुम भाव के साथ काम करती हो, भाव के साथ लिखती हो, विचार के साथ भी लिखती हो, दर्शन के साथ भी लिखती हो, राजनीतिक समझ के साथ भी लिखती हो, और सबसे ज्यादा तो सामाजिक नहीं बल्कि ग्रामीण सरोकार के साथ लिखती हूँ। तुम्हें मेरा प्रणाम है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें मेरा बहुत बहुत स्नेह है। अब बंद करूं? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले। जी हाँ, नेहरू गांव की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, उनको वक्त भी नहीं मिला। जब तक उन्होंने ये उनकी समझ में आया कि भाई वो सिर्फ बड़े कारखानों पर ध्यान दे रहे हैं, उसी वक्त 1962 हो गया और वो टूट गए, खत्म हो गए। मृत्यु उनकी बाद में हुई, मगर 1962 में जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था, आवर हार्ट गोज टू आसाम। मुझे लगा था ये नेहरू का भाषण नहीं है, ये एक टूटे हुए आदमी का भाषण है। वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आसाम हिंदुस्तान का हिस्सा ना हो, जैसे वो हमसे बाहर हो, और ये सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान करता है। हमें और टूटे हुए इंसान नहीं चाहिए। हमें अपने नेताओं को बुद्धि देनी है, उन्हें टूटने नहीं देना। शुक्रिया आप सबका, आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना हो तो पूछ लें, क्योंकि शायद मेरे पास 10 मिनट है ना विमल जी? 10 मिनट मेरे पास। हाँ, गांधी ने जब वो अपनी किताब लिखी थी स्वराज, तो नेहरू को किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप तो हमें पिछड़ा हुआ बना देंगे, आप तो हमें बहुत पीछे ले जाएंगे, मगर फिर भी ये भी कहा था कि आपके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी स्वतंत्रता के लिए, वो वही लड़ सकते थे और वही रास्ता दिखला सकते थे, मगर हिंद स्वराज से बिल्कुल भी ममनू नहीं थे नेहरू, उससे मुतासिर नहीं थे, उसकी बात उनको पसंद नहीं आई थी। नेहरू ने कहा है एक जगह, एक उदाहरण मैंने अपने उपन्यास में भी दिया है, कि हिंसा हमारे मनोजगत का एक प्राकृतिक नैसर्गिक हिस्सा है। उसमें उसको गांधी ने उसे अहिंसा में तब्दील कर लिया, उनकी अंतरात्मा में अहिंसा बस गई, मगर बाकी लोगों की अंतरात्मा में अहिंसा नहीं बसी। अगर बस जाती तो क्या विभाजन के बाद इतना बड़ा दंगा होता? क्या ये दंगे होते ही चले जाते? गांधी हमारे लिए अप्रासंगिक हो गए थे, सबके लिए अप्रासंगिक हो गए थे, और नेहरू को अब हमने प्रासंगिक बना दिया है। उनको वो प्रासंगिक हैं, सिर्फ उनकी कमियों को हमें कम करना है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको बदलना है, उनमें जोड़ना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। नमस्कार।